Hello students, so today I am going to teach you friction. So students सभी स्कूल में पढ़ तो लेते हैं फ्रिक्शन, पर होता क्या है कि जब क्वेश्चन की बात आती है ना न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व नहीं होते हैं। उसका एक रीजन ये है कि आप पढ़ तो लेते हो, जब उसे गहराई तक समझने वाली बात होती है ना, वो चीज आपने उस पर करी, वो होमवर्क नहीं करा होता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, नो डाउट फ्रिक्शन इज अ फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं तो मेजॉरिटी ऑफ देम का आंसर यही रहेगा कि सर फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। नो, आई मस्ट से it can oppose the motion also, it can support the motion also, it depend upon the situation। अब आप कहोगे सर कैसे? So अभी मैं इस सेशन में ये इन चीजों को आपके सामने प्रेजेंट रखूंगा। ठीक है, सो अब सबसे पहले बात आती है कि अगर मैं करेक्ट डेफिनेशन की बात करूं, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अब केस आता है, जैसे मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए कि मोशन सपोर्ट भी कर सकता है, मोशन अपोज भी कर सकता है, तो स्टार्ट इस डायग्राम से करता हूं और एक स्टोरी सुनाता हूं। आपके घर में एक ट्रंक रखा हुआ है और पेरेंट्स ने कहा बेटा ये ट्रंक है ना, इस पे थोड़ा सा पुश मार के इस ट्रंक को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने सबसे पहले 2 न्यूटन फोर्स लगाई और आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, पर ये मूव नहीं हुआ। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आई विल से कि सर फोर्स कितनी लगी, 2 न्यूटन फोर्स लगी। नेक्स्ट है यहां कांटेक्ट है, तो यहां एक नॉर्मल फोर्स आएगी, यहां एक इसका वेट आएगा। दिस इज बेसिकली इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। अगर किसी ने फ्री बॉडी डायग्राम किसी को आते नहीं है तो प्लीज इससे पहले जो लेक्चर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पे बनाया था, तो प्लीज एक बार उसे देखें। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर। देखो, जब आपने 2 न्यूटन डायग्राम में दिखा दिया, एन लगा दिया, mg लगा दिया, तो आप कहोगे सर अगर देखा जाए इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स बच जाती है, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स बच जाती है, और वो कितनी है देखा जाए तो 2 न्यूटन है। अगर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स अनबैलेंस है तो ये मूव करना चाहिए, पर ये मूव कर नहीं रहा है, तो इसे अपोज कौन करेगा? अगर ये सरफेस रफ है तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मैं कहूंगा अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 2 न्यूटन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो मैं कहूंगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन क्यों? जस्ट टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। 2 न्यूटन मैंने यहां से लगाया, तो 2 न्यूटन यहां से लगना चाहिए क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। सो मैं फिर से अब क्या करता हूं, फोर्स की वैल्यू बढ़ा देता हूं, लेट इट बी 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन पे देखा मैंने बॉडी मूव नहीं कर रही है अभी भी। फिर से मैं क्या करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और मैं यहां लिखूंगा 5 न्यूटन। जब मैंने यहां 5 न्यूटन लिखा तो मैं कहूंगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बहुत सी चीजें डिटेल करके दे देगा और चीजें आपको समझा भी देगा। अब 5 न्यूटन ऐसे लगी, तो यहां से कितनी लगे कि बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है क्योंकि ट्रंक मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में जब आएगी, आप खुद सोचो, एक ब्लॉक सामने रखा हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लगा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लगा रहे हैं, तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। तो कहने का मतलब हो गया यहां 5 न्यूटन रहेगा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन ही लगेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो बच्चे, अब एक केस आता है, ये ऐसे धीरे धीरे करके आपने एक ऐसी फोर्स पे आ गए, लेट इट बी 50 न्यूटन। कितना? 50 न्यूटन। और आपने देखा ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है। क्या? ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है। अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो यहां से फ्रिक्शन कितनी लगेगी? 50 ही लगेगी। तो ये 50, तो ये भी कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, तो अब केस ये आता है कि अभी भी बॉडी मूव नहीं करी। तो देखो, ये जो सारी फ्रिक्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये कब लग रही थी? जब बॉडी थी अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टैटिक कंडीशन में। सो इस दौरान जो फ्रिक्शन लगती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी मूव नहीं करेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब बॉडी मूव नहीं करेगी, तो अब मैं ये कहता हूं कि 50 न्यूटन इज द फोर्स। उसके बाद अगर हल्का सा भी मैं फोर्स ऐड ऑन करूंगा ना, द बॉडी इज गोइंग टू मूव, यानी 50 न्यूटन इज दैट फोर्स। उसके बाद बॉडी मूव करने लगेगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं, तो सर यानी जो फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू है,
तो अगर देखो मैंने यहाँ एक केस डिस्कस करना मैं भूल गया कि अगर ब्लॉक ऐसे ही था, इन द स्टेट ऐसे ही था और कोई फोर्स लगा नहीं रहा था, तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? आप कहोगे सर mg ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लगेगा? अब फ्रिक्शन का वैल्यू तो लगेगा ही नहीं। क्यों? अगर फ्रिक्शन लग जाती है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। देखो बॉडी कभी भी मूव किस डायरेक्शन में करेगी? बॉडी हमेशा मूव करती है अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ कोई फोर्स है नहीं, तो बॉडी यहाँ मूव कर जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 न्यूटन होना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि जब ये 0 न्यूटन फोर्स थी तो फ्रिक्शन कितनी थी? 0 न्यूटन थी, या बेसिकली मैं कहूंगा 0 ही थी। ठीक है। सो अब अगर मैं आपसे कहूं तो बॉडी की फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके ऐसे ऐसे मैक्सिमम 50 तक, एंड 50 इज द लिमिट। 50 किसकी लिमिट है? इस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है। और इसके बाद क्या होगी? बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो मैं इस फ्रिक्शन को मैं कहूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब कुछ नहीं है, ये लिमिट है। किसकी लिमिट है? उस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है जब बॉडी अंडर द स्टेट ऑफ मोशन, ओ सॉरी, अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी, अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी। ठीक है। और इसके बाद अगर हल्का सा भी कुछ डेल्टा एक्स अमाउंट भी फोर्स एड ऑन हुआ तो द बॉडी इज गोइंग टू मूव। ठीक है बच्चे। सो अभी तक जो मैंने आपको कवर अप कराया, मैंने कराया एक तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब केस क्या हुआ? आपने सोचा चलो ठीक है, यानी अब मुझे पता चल गया 50 न्यूटन के बाद ये मूव ऑन कर जाएगा। आपने कहा एक काम करते हैं, कल उठाएंगे इसे। अब क्या हुआ? पेरेंट्स ने क्या किया? इसके ऊपर कुछ और भी सामान रख दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या अब 50 न्यूटन से अब ये मूव हो जाएगा? खुद बताइए, क्या 50 न्यूटन फोर्स से मूव ऑन हो जाएगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। द केस इज लाइक दिस। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, अपने हाथों को ऐसे रखिए और थोड़ा सा और प्रेस करिए। जब आप प्रेस करोगे ना, आपको फील होगा कि फ्रिक्शन ज्यादा फील हो रही है। तो हुआ क्या? नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हुई। नॉर्मल फोर्स का मतलब कांटेक्ट जो था वो इंक्रीज हुआ। उस नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या हुआ? अल्टीमेटली नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या हुआ? फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। तो आप कहोगे सर, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमने मैक्सिमम लिमिट थी वो निकाली 50 न्यूटन। सो उसके बाद जैसे ये बॉक्स आ गया तो आप कहोगे सर जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो चेंज होगी। और लिमिटिंग वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? लिमिटिंग की वैल्यू डिपेंड कर रही है उसके नॉर्मल फोर्स पे। ठीक है। और यहां हम लिख देते हैं एफ लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, वेयर म्यू एस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? म्यू एस इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला? फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक आएगी। इस दौरान जो फ्रिक्शन रहेगी उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। पर जो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू है उसे मैं क्या कह रहा हूं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल। ठीक है। अब बच्चे होता क्या है कि व्हेन द बॉडी इज अंडर द स्टेट ऑफ मोशन, तो देखो एक एग्जांपल आप खुद सोचो। हुआ क्या? एक ब्लॉक है और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। मतलब आप आ गए और आपने अपने दोस्त को बुला लिया और सबको बुला लिया, भाई मेरी हेल्प करा दो इस ब्लॉक को थोड़ा सा मूव कराने में। तो आपने एक बड़ी नोटेड बात देखी होगी कि जब मैं इसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, हम पुश लगा रहे हैं, तो जैसे ही ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो जाएगा, जैसे ही मोशन होने लगेगी आप सबके एफर्ट्स कम हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अब फ्रिक्शन अभी भी लगेगी, पर जो फ्रिक्शन अब लगेगी उस दौरान बॉडी मूव कर रही है, तो इसे हम लिखेंगे एफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो एक काइनेटिक हो गई, एक लिमिटिंग हो गई, एक हो गई स्टैटिक। और एफ काइनेटिक की वैल्यू क्या आएगी? म्यू के टाइम्स ऑफ एन, वेयर म्यू के इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मोस्टली क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, म्यू एस और म्यू के इक्वल दे देते हैं, पर होता क्या है हमारे एफर्ट्स काइनेटिक फ्रिक्शन की में जब काइनेटिक फ्रिक्शन होती है कम लगते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू के विल बी लेस देन म्यू एस, यानी म्यू एस ज्यादा रहेगा म्यू के से। अगर सेपरेट दे रखे हैं तो आप सेपरेटली यूज करोगे। अगर इन दोनों की कॉमन वैल्यू दे रखी है कि भाई म्यू एस और म्यू के को कॉमन मान लिया गया है, इक्वल मान लिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो देखो ये कंक्लूजन था इस स्टोरी का। अब केस आ जाता है कि सर ये तो चीज ठीक है,
पर क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसके लिए एक और स्टोरी सुनाता हूं आपको। हुआ क्या, एक पर्सन ए है और एक पर्सन है बी। एक पर्सन ए है, एक पर्सन है बी, और ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। हुआ क्या, ए के पास 100 रुपए हैं और ये बी इसके पास गया और इसने कहा क्या कहते हैं, मुझे आप 20 रुपीज दे दो। आप मुझे कितने दे दो, 20 रुपीज दे दो। ए अच्छा फ्रेंड है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो ये कहेगा ठीक है 20 दे देंगे। तो अब देखना, ए दे कितना सकता था, आप कहोगे सर दे सकता था 100, पर देगा कितने, वो देगा 20, क्योंकि डिमांड कितने की राइज हुई, 20 की राइज हुई, 20 न्यूटन नहीं, सॉरी 20 रुपीज, ठीक है। अब केस क्या होगा, अब एक दूसरा सिनेरियो मैं आपके सामने लेके आता हूं। अब क्या हुआ, वो ए के पास आया, ए दे कितना सकता है 100, अब वो कहने लगा कि मुझे 200 रुपीज की जरूरत है। तो ए कितने देगा, देखो डिमांड कितने की आई, डिमांड आई, इसने रेज करी 200 रुपीज की। दे कितना सकता है, 100 रुपए, देगा कितना, आप कहोगे 100 रुपए ही देगा सर, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। आई होप यही चीज आपको क्लियर है। तो आपको फ्रिक्शन में भी डिमांड एंड सप्लाई का गेम देखना है। यानी आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। लिमिटिंग का मतलब कितना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो सरफेस ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे डिमांड कितनी है, और डिमांड के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेट मी टेक दिस एग्जांपल। मैं मान लेता हूं कि मेरे सामने एक ब्लॉक है और ये है 30 kg, और यहां म्यूएस में लेट इट आई एम टेकिंग 0.1, ठीक है, 0.1 रख रहा हूं। और आपसे ये पूछा गया कि सर भाई ये बताओ कि अगर हम इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो इस पे कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दिखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर देखो हमेशा फ्रिक्शन के क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी मत करो। क्यों, यहां हल्की सी एक मिस्टेक से है ना, आपको नेगेटिव का प्रसाद मिल जाएगा पेपर में। सो उस चीज से आपको बचना है। अब मैं कहता हूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि 10 न्यूटन फोर्स यहां लगेगी, ठीक है, 30 kg यहां लगेगी। अभी क्या करो, आप इस 30 नेक्स्ट है, इसका जो वेट लगेगा वो लगेगा 300 न्यूटन, और ये लगेगी नॉर्मल फोर्स। और टेंडेंसी कहां होगी फ्रिक्शन लगने की, यहां होगी, क्योंकि बॉडी जा रही है इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। अब केस क्या होगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब क्या, कितना हुआ कि कितना ग्राउंड ऑफर कर सकता है, कितना फ्रिक्शन दे सकता है। तो आप कहोगे सर वो होगा म्यूएस टाइम्स ऑफ एन, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0 से लेकर लिमिटिंग के बीच में है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, लिमिटिंग ही हो सकता है। तो अगर मैं इसे लिखूं म्यूएस टाइम्स ऑफ एन, तो मैं इसे लिखूंगा 0.1 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू कितना हुआ, यहां से आ गया 300, तो ये कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ग्राउंड कितना ऑफर कर सकता है, 30 न्यूटन। डिमांड कितने की आई, आप खुद बताइए, आप कहोगे डिमांड आई 10 न्यूटन की, तो यानी डिमांड आई 10 न्यूटन की, दे सकता है 30, तो देगा कितना, आप कहोगे सर 10 ही देगा। क्यों, अगर यहां 30 दे देगा तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। खुद सोचो, अभी क्या है, अभी तो ये एक मेंटेन है इक्विलिब्रियम 10 और 10। अगर ये 30 हो जाएगा तो 30, और पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो सीधा का सीधा म्यूएस टाइम्स ऑफ एन लिख देंगे ना। आप डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजों को चेक करो एंड देन गिव योर आंसर। अब इसी केस में सेम सिनेरियो में मैं कहता हूं 10 न्यूटन के बजाय आ जाता है लेट इट बी 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। तो अब लिमिटिंग कितना है, आप कहोगे सर 30 न्यूटन। डिमांड कितने की आई, 40 की, देगा कितना, आप कहोगे सर मैक्सिमम 30 दे सकता है, तो 30 ही लगेगा। डन, कोई डाउट, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो बच्चे देखो, अब आपको एटलीस्ट डायग्राम से चीजों को एनालिसिस करना आना चाहिए। आप डायग्राम पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन, देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक इश्यू रहता है कि सर स्पीड और एक्यूरेसी, सर हमारी इस पेपर में स्पीड नहीं है। भाई स्पीड से पहले सबसे पहले एक्यूरेसी लेके आओ कि एटलीस्ट आपका थॉट प्रोसेस, थोड़ा समय लगे
मैं कहता हूं एक क्वेश्चन में चाहे 1 घंटा लगे, दैट इज नॉट अ इशू, पर एक बार कर लिया ना तो अगली बार उस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि प्रैक्टिस पे थोड़ा सा पसीना बहाओ, रेदर देन उन्हें बस जस्ट याद कर लो, हाँ जी ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो बच्चे, सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है ना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ सर उससे थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी आएगी आपके लिए। तो मैं एक सामने क्वेश्चन ले लेता हूं आपके, ये आपने देखा होगा मेजॉरिटी टाइम्स बहुत कंपटीशन में भी पूछा जाता है और इवन स्कूल लेवल पे भी चीजें इसमें पुटअप करी जाती हैं। मैं मान लेता हूँ ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है और आपको दे रखा है लेट इट इज 0.1, म्यू एस कितना दे रखा है 0.1, ठीक है। या एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर देते हैं, म्यू के मान लेते हैं 0.1 है और म्यू एस मान लेते हैं 0.2 दे रखा है, 0.2। आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट विल बी इट्स एक्सेलेरेशन, इसकी एक्सेलेरेशन क्या है। तो देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो मेजॉरिटी, मैंने पता है ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सब क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg ही हो। तो आप क्या कहोगे, सर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा, ये 3 kg का ब्लॉक है, नेक्स्ट इसका एक वेट लगेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो कि 30 न्यूटन होगा, 3g, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी टेंडेंसी कहाँ है, अगर आप इसे छोड़ दो तो आप कहोगे सर ये नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ ऊपर की तरफ लगेगा, F लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जब फ्रिक्शन ऐसे ऊपर लगा तो आप कहोगे सर यहाँ एक और लगेगा जो कि होगा आपका नॉर्मल फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट यहां बना है, ठीक है। अब केस क्या है कि फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन ही निकालना है, सबसे पहले कुछ भी करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला तो आप क्या कहोगे, म्यू एस टाइम्स ऑफ एन होगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो बॉडी इस डायरेक्शन में तो मूव करेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं क्या कहूंगा एन का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन है, एन का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन है। तो आप क्या कहोगे म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, वो है 0.2, नॉर्मल का वैल्यू कितना है, वो है आपका 10, क्योंकि यहाँ नॉर्मल हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो मैं वही लिखूंगा फिर से, n इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 2 न्यूटन, ठीक है। अब केस आता है कि अब बॉडी क्या अंडर द स्टेट ऑफ मोशन है या अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो सबसे पहले आप देखो सर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना ऑफर कर सकता है, 2 न्यूटन, डिमांड कितने की आई 30 न्यूटन की, दे कितना सकता है, आप कहोगे सर 2 से ज्यादा दे ही नहीं सकता है। अगर 2 से ज्यादा देगा नहीं तो बॉडी कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, मोशन होगी या नहीं होगी, आप कहोगे सर मोशन होगी, क्योंकि 32 जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उससे ज्यादा ही है। तो बॉडी जब मूव करने लगेगी तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा, लिमिटिंग तो एक क्राइटेरिया था जानने का बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। तो अब बॉडी पे कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक, विच विल बी इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स ऑफ एन, जो कि म्यू के कितना है 0.1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ये 1 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो मैं फिर से इस चीज को थोड़ा सा वर्कआउट फिर से बता देता हूं। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये पता चल, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की या जो एक्सटर्नल फोर्स की, तो होगा क्या, बॉडी मूव नहीं करेगी, अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है फोर्स की वैल्यू तो बॉडी मूव करेगी, और जब बॉडी मूव करने लगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि बॉडी इज अंडर द स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर मैं पूछता हूं अब इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, आप कहोगे सर हो गया काम। अब ये देखो ये 10 न्यूटन है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये कितना है 30 न्यूटन है, अपोजिट फोर्स कितनी लग रही है, आप इसकी 1 न्यूटन लग रही है, ठीक है, और ये नॉर्मल है। तो आप इस डायग्राम को देख के ये चीज कह सकते हो कि डाउनवर्ड 30 है, अपवर्ड 1 है, तो नेट फोर्स कहां होगी, डाउनवर्ड होगी, जो कि कितनी होगी 30 - 1, उसे मास से डिवाइड कर दीजिए। नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज नथिंग एक्सेलेरेशन, सो इट विल बी 29/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आई होप ये कॉन्सेप्ट है। देखो अगर समझ में नहीं आए एक बारी वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपने ये चीज कर ली तो मेरे हिसाब से आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इस केस में क्या था, फ्रिक्शन क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था।
तो अब बात करते हैं कि सर आपने कहा था लेक्चर के स्टार्ट होने में फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है, तो बताओ उसका एग्जांपल। अब मैं ये कहता हूं कि एक ब्लॉक है M1 और एक ब्लॉक है M2, और मैं मानता हूं दिस इज स्मूथ, और ये मैं मान लेता हूं ये रफ है, और मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स सच दैट M1 एंड M2 बोथ आर मूविंग टुगेदर, मीन्स M2 की अगर मोशन देखें M1 के रिस्पेक्ट में, सो इट इज इन द बेसिकली अंडर द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो बच्चे अगर मैं देखो, अब इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप कहोगे सर ये M1 है, जब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये F होगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर वाले इस मास की वजह से इस पे लग रहा होगा, लेट इट बी N2, ठीक है। एक होगा इस सरफेस की वजह से जो कि होगा N1, ठीक है। और कुछ होगा, आप कहोगे सर फ्रिक्शन हो सकता है, यहां तो स्मूथ है, यहां फ्रिक्शन रहेगा, पर फ्रिक्शन का क्या डायरेक्शन रहेगा, अभी वो डिसीजन बनाना बाकी है। अब देखते हैं M2 को। अब आप खुद बताओ, जब मैं फोर्स F लगाऊंगा राइट साइड में, तो M1 और M2 आप क्या कहोगे, दोनों इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एक M2G लगेगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स। देखो मैंने क्या कहा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो आप कहोगे सर ये क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मल फोर्स N2 आ जाएगा। और M2 ओवरऑल आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, तो इसे कौन आगे लेके जा सकता है, क्योंकि फोर्स तो इस वाले पे लग रहा है, यहां तो लग ही नहीं रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स आएगी नहीं, तो कौन आगे लेके जाएगा, इसे फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा। मेक अ नोट ऑफ दिस, फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा। क्यों, अगर आप बच्चे कहेंगे सर नहीं फ्रिक्शन तो ऐसे लगेगा, अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो आप इस डायग्राम को देखो, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं इसमें अनबैलेंस फोर्स कहां है, आप कहोगे सर नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ रही है F, तो यानी बॉडी तो उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स आ रही है, तो ये बैक जानी चाहिए, वो बैक जा नहीं रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो एज पर दिस डायग्राम व्हाट आई कैन से कि नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा M2 इंटू A, ठीक है। या अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो मैं ये कहूंगा नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब A का वैल्यू आप निकाल सकते हो शॉर्टकट से, शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है क्या, इट इज नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, और ये तो बहुत ईजी सा ही है, इसमें शॉर्टकट क्या मतलब, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भाई दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि A इज इक्वल्स टू A का वैल्यू क्या आ जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। देखो यहाँ है ना, मैं आपको मैग्नीट्यूड बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं इंटरेस्टेड था डायरेक्शन को डिस्कस करने में। तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है, फ्रिक्शन बैकवर्ड भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इट्स लाइक कहते हैं ना कि कोई भी रूप ले लेगा, इट कैन टेक एनीथिंग एज पर द सिचुएशन। सो आई होप स्टूडेंट्स एटलीस्ट आपको फ्रिक्शन की एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज है जो कि थोड़ा बहुत चीजों को जानते हैं, जिनको पता है कि हाँ और उनको न्यूमेरिकल करने में इश्यू आ रहा है। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो यहाँ से चीजों को बहुत अच्छे से नोटेड रखना पड़ता है। एक चीज जो मैंने इस लेक्चर में आपको नोट डाउन कराई कि नॉर्मल का फोर्स हमेशा mg नहीं होता, तो वो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम को सेट करके बनाएंगे एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।